नमस्कार। भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। बिल्कुल। अक्सर इसकी जटिलता और विशालता की बात होती है, पर आज हम इसकी एक और खासियत पर बात करने वाले हैं। वो ये कि ये कैसे दुनिया भर के बेहतरीन संवैधानिक विचारों का एक, कहना चाहिए, अनूठा संगम है। ये समझना जरूरी है कि हमारा संविधान शून्य में नहीं बना था। सही कहा। ये एक लंबी सोच विचार और वैश्विक मंथन का नतीजा था। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का फोकस यही है, भारतीय संविधान को आकार देने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्रोत। हम उन देशों के संविधानों को देखेंगे जिनसे हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रेरणा ली। जी। हमारी बातचीत का आधार वो जानकारी है जो बताती है कि कौन से विशिष्ट प्रावधान किस देश से लिए गए हैं। ठीक है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या लिया गया, बल्कि ये समझना है कि भारत ने इन वैश्विक विचारों को अपनी जमीनी हकीकत, अपनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से कैसे ढाला। बिल्कुल। ये नकल नहीं बल्कि एक तरह का रचनात्मक अनुकूलन था, एडेप्टेशन। हाँ, अडेप्टेशन। ठीक है, तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की, जिसका शायद भारत पर सबसे लंबा और गहरा असर रहा है। निश्चित रूप से। हमारे शासन का जो संसदीय ढांचा है वो तो सीधे तौर पर ब्रिटिश मॉडल से प्रभावित लगता है ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, ब्रिटेन के साथ हमारा जो लंबा ऐतिहासिक संबंध रहा है और औपनिवेशिक शासन के तहत हम ब्रिटिश संसदीय और प्रशासनिक व्यवस्था से काफी हद तक कह सकते हैं परिचित हो चुके थे। तो इसलिए आजादी के बाद संसदीय प्रणाली को अपनाना एक तरह से स्वाभाविक भी था और व्यावहारिक भी। अच्छा। और जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सर्वोच्च है और सब उसके अधीन है, ये बुनियादी सिद्धांत भी वहीं से आया। और सरकार का स्वरूप भी, जैसे ये लोकसभा और राज्यसभा का होना। हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब एक निचला सदन लोकसभा और एक ऊपरी सदन राज्यसभा। ये ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसा ही है, कमोबेश। ओके। इसके अलावा कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया, किस तरह बिल पेश होंगे, बहस होगी, पास होंगे, ये जो प्रोसीजरल पहलू हैं, ये भी काफी हद तक ब्रिटिश परंपरा पर आधारित हैं। एक और दिलचस्प बात है, एकल नागरिकता। अमेरिका जैसे कई देशों में तो ड्यूल सिटीजनशिप होती है ना, एक नेशनल और एक स्टेट की। भारत ने ब्रिटेन की तरह सिंगल क्यों चुनी? हाँ, ये एक अहम सवाल है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। देखिए, भारत ने अभी विभाजन झेला था। हाँ तो देश की एकता और अखंडता उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जी। संविधान निर्माताओं को लगा कि एकल नागरिकता, मतलब सिंगल सिटीजनशिप, राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करेगी और जो क्षेत्रीय अलगाववाद की भावनाएं हैं उन्हें पनपने से रोकेगी। अच्छा। इसलिए अमेरिकी मॉडल के बजाय ब्रिटिश मॉडल को तरजीह दी गई। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। हाँ, वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ये प्रणाली समझने और लागू करने में आसान मानी गई थी। इसके साथ ही विधायिका में स्पीकर या अध्यक्ष की भूमिका और उनके कार्य, और जो संसद सदस्यों को प्रिविलेज मिलते हैं, विशेषाधिकार, ये सभी प्रावधान भी ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं से ही प्रेरित है। तो मतलब सरकार चलाने का जो बेसिक ढांचा है वो काफी हद तक ब्रिटिश है। जी बिल्कुल। मूल ढांचा और कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं ब्रिटिश प्रभाव दिखाती हैं। अच्छा, ब्रिटेन से हमने शासन का ढांचा लिया, तो फिर अधिकारों और खासकर न्यायिक स्वतंत्रता के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका की ओर देखा, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल सही। प्रस्तावना के जो शुरुआती शब्द है, हम भारत के लोग, वो भी अमेरिकी संविधान के वी द पीपल जैसे ही लगते हैं। आपने सही पकड़ा। अमेरिकी संविधान का अगर सबसे बड़ा योगदान देखें तो वो है मूल अधिकारों की अवधारणा, फंडामेंटल राइट्स। ये वो अधिकार हैं जिन्हें राज्य छीन नहीं सकता और जो भारतीय लोकतंत्र के, आप कह सकते हैं, आधार स्तंभ हैं। सही। और इसके साथ ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार, जो कार्यपालिका और विधायिका के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके, ये भी अमेरिकी मॉडल से ही प्रेरित है। और यहीं पर वो न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत आ जाता है। ये बहुत अहम है, ये भी अमेरिका से आया। बिल्कुल। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका मतलब है न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके तहत वो संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून या कार्यपालिका के किसी आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकती है। अच्छा। अगर कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का, खासकर मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है।
ये सरकार की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, चेक है। ये तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक शील्ड की तरह हुआ। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाने की जो मुश्किल प्रक्रिया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने का प्रावधान, क्या ये भी अमेरिकी प्रभाव है? हाँ, ये प्रावधान भी अमेरिकी संविधान से ही लिए गए हैं। ये नियंत्रण और संतुलन, मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस के सिद्धांत को मजबूत करते हैं। इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सत्ता का कोई भी अंग, चाहे वो न्यायपालिका हो या कार्यपालिका का प्रमुख यानी राष्ट्रपति, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके और संविधान के प्रति जवाबदेह बना रहे। और लोक जनहित याचिका PIL, ये तो भारतीय न्याय व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव माना जाता है। हाँ, PIL की अवधारणा भी मूल रूप से अमेरिकी जुडिशियल एक्टिविज्म से प्रेरित है। हालांकि भारत में इसे और ज्यादा व्यापक रूप दिया गया। अच्छा, कैसे? इसने आम नागरिकों को, खासकर गरीबों और वंचितों को, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक पहुंचने का रास्ता दिया, भले ही वो सीधे तौर पे पीड़ित ना हो। ये न्याय को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और हाँ, उपराष्ट्रपति का पद, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, ये व्यवस्था भी अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन और अमेरिका से हमने शासन और अधिकारों की रूपरेखा ली, लेकिन शासन को एक नैतिक दिशा देने वाले सिद्धांतों के लिए लगता है संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड की ओर देखा। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, DSP, वो यहीं से लिए गए हैं ना? जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DSP, लिए गए हैं। ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनूठी विशेषता है। अनूठी कैसे? ये मूल अधिकारों से इस मायने में अलग हैं कि इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये नॉन जस्टिसेबल है। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर ये कोर्ट में लागू नहीं हो सकते तो फिर सरकारें इन्हें गंभीरता से क्यों लेंगी? इनका असली मतलब क्या है फिर? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, DSP कानूनन बाध्यकारी न होते हुए भी देश के शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके। ये राज्य के लिए नैतिक दायित्व और लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि कानून और नीतियां बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखा जाए। इनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना और सामाजिक व आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं? हाँ, बिल्कुल। और सरकारें इन्हें अनदेखा नहीं कर सकती, क्योंकि ये चुनावी घोषणापत्रों और सार्वजनिक बहसों का हिस्सा बनते हैं और जनता इन्हें सरकार के प्रदर्शन का पैमाना मान सकती है। अच्छा। तो ये एक तरह से देश का सामाजिक आर्थिक घोषणापत्र हैं, जो भविष्य के भारत की तस्वीर पेश करते हैं। और आयरलैंड से दो और महत्वपूर्ण चीजें ली गई। क्या? एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। हाँ। और दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन। हाँ, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से होते हैं। जी बिल्कुल। ये मनोनयन सदन में विशेषज्ञता और अनुभव लाने का एक तरीका है। अब बात करते हैं कनाडा की। ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम, उस पर कनाडा का काफी प्रभाव है, खासकर केंद्र को मजबूत बनाने के मामले में। बिल्कुल सही। भारत ने एक संघीय ढांचा अपनाया, यानी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमेरिकी संघीय मॉडल के विपरीत, जहां राज्य ज्यादा स्वायत्त होते हैं, भारत ने कनाडा की तरह एक सशक्त केंद्र वाला संघीय मॉडल चुना, अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इस चुनाव के पीछे क्या सोच थी? भारत ने एक ज्यादा शक्तिशाली केंद्र सरकार को क्यों प्राथमिकता दी? इसके पीछे विभाजन की त्रासदी और उसके बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की गहरी चिंता थी। अच्छा। संविधान निर्माताओं को लगा कि विभिन्न रियासतों के विलय और जो भाषाई और क्षेत्रीय विविधताएं थीं, उनको देखते हुए देश को एक साथ जोड़े रखने और अलगाववादी ताकतों को रोकने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार जरूरी है। ये बात समझ आती है। इसलिए शक्तियों के बंटवारे में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय केंद्र को दिए गए। और सबसे अहम बात, अवशिष्ट शक्तियां, मतलब रेसिड्यूरी पावर्स, यानी वो शक्तियां जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, वो केंद्र सरकार को सौंपी गई, जैसा कि कनाडा में होता है। तो ये सीधे तौर पर भारत के उस वक्त की परिस्थितियों का नतीजा था। कनाडा से और क्या लिया गया? राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ये प्रावधान भी कनाडा से प्रेरित हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ओके। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी राष्ट्रपति को अगर किसी कानून या तथ्य पर सुप्रीम कोर्ट की राय की जरूरत महसूस होती है तो वे सलाह मांग सकते हैं। ये व्यवस्था भी कनाडाई संविधान से ली गई है। अच्छा,
अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। ऑस्ट्रेलिया के संविधान ने भी भारतीय संविधान पर अपनी छाप छोड़ी है, खासकर वो जो समवर्ती सूची है, कॉन्करेंट लिस्ट। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? हाँ, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, उन विषयों की सूची है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। दोनों? अच्छा। जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, ये सब इसमें आते हैं। इसका महत्व ये है कि ये उन क्षेत्रों में सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है जहां केंद्र और राज्य दोनों के हित जुड़े होते हैं। ये एक तरह का लचीलापन देता है जिससे राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कानून बना सके, लेकिन राष्ट्रीय एकरूपता के लिए केंद्र भी हस्तक्षेप कर सके। लेकिन अगर दोनों के बनाए कानूनों में टकराव हो जाए तो किसका कानून माना जाएगा? ऐसी स्थिति में आमतौर पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानूनी मान्य होता है। अच्छा। ये फिर से भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक झुकाव, मतलब यूनिटरी बायस को दिखाता है। ओके। ऑस्ट्रेलिया से और भी कुछ लिया गया? हाँ, दो और महत्वपूर्ण विचार। पहला, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो देश के भीतर आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। ये तब बुलाई जाती है जब किसी सामान्य विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, अब एक ऐसे स्रोत पर आते हैं जो अक्सर चर्चा और कभी-कभी बहस का विषय भी रहता है, जर्मनी का वाइमार संविधान और आपातकालीन उपबंध। हाँ, जर्मनी के वाइमार संविधान से आपातकाल से संबंधित प्रावधानों की प्रेरणा ली गई। विशेष रूप से ये प्रावधान कि आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। स्रोत सामग्री में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख है और इसका मुख्य पहलू यही है, फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संविधान निर्माताओं ने इसे शामिल करने के पीछे क्या तर्क सोचा होगा? देखिए, इसका उद्देश्य असाधारण परिस्थितियों जैसे युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखना था। विचार यह था कि ऐसे गंभीर राष्ट्रीय संकट के समय राज्य को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए कुछ असाधारण शक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। इसमें कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं पर अस्थायी प्रतिबंध शामिल हो सकता है। लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंकाएं भी तो रहती हैं। हाँ, बिल्कुल, और इसको लेकर हमेशा चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं और बहस भी होती रही है। ठीक है, अब रूस यानी पूर्व सोवियत संघ की बात करते हैं। यहाँ से मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श लिए गए। कर्तव्यों का विचार अधिकारों के साथ कैसे जुड़ा, ये थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। अच्छा, बाद में जोड़ा गया। और इनकी प्रेरणा तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से मिली। विचार ये था कि नागरिकों को न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, देश की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, इस तरह के कर्तव्य। पर ये भी डीएसपी की तरह लागू करने योग्य नहीं है। नहीं, ये भी डीपीएसपी की तरह अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन ये नागरिकों के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं, एक तरह से रिमाइंडर हैं उनकी जिम्मेदारियों के। और प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, उसकी प्रेरणा 1917 की रूसी क्रांति के आदर्शों और सोवियत संविधान से मानी जाती है। अच्छा, ये दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र का लक्ष्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता और न्याय सुनिश्चित करना भी था। फ्रांस का जिक्र आते ही मुझे तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे याद आते हैं। क्या यही आदर्श भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बिल्कुल। फ्रांस के संविधान से हमने दो प्रमुख बातें ली हैं। पहली, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, रिपब्लिक। मतलब? इसका मतलब है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट ब्रिटेन की तरह कोई वंशानुगत राजा या रानी ना होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। ओके, ये तो बहुत बेसिक है, पर हाँ, महत्वपूर्ण है। और दूसरा?
प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी के महान आदर्श, ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। ये तीनों आदर्श भारतीय लोकतंत्र की आत्माएं हैं और एक न्यायपूर्ण तथा मानवीय समाज बनाने के हमारे लक्ष्य को दर्शाते हैं। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका पर। उनका संविधान तो खुद काफी बाद में बना, उसने भी हमारे संविधान को प्रभावित किया, खासकर संशोधन प्रक्रिया के मामले में। ये कैसे हुआ? जी हाँ, ये काफी दिलचस्प है कि हमने बाद में बने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से भी प्रेरणा ली। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है, उसकी प्रेरणा दक्षिण अफ्रीका से मिली है। अच्छा, क्या खास है इस प्रक्रिया में? भारतीय संविधान को न तो अत्यधिक लचीला न अत्यधिक कठोर बनाने का प्रयास किया गया। मतलब इट्स अ सिंथेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, कुछ के लिए विशेष बहुमत चाहिए, यानी 2/3 उपस्थिति और मतदान प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ओके। और कुछ सबसे महत्वपूर्ण संघीय प्रावधानों के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। अच्छा, ये काफी बैलेंस्ड लगता है। जी, ये संतुलन सुनिश्चित करता है कि संविधान समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुकूल ढल सके, लेकिन उसे मनमाने ढंग से या बहुत आसानी से बदला न जा सके, स्थिरता बनी रहे। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, वो भी दक्षिण अफ्रीका से? हाँ, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति है, जिसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव करते हैं, ये तरीका भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। आखिर में जापान की बात करते हैं। वहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का सिद्धांत लिया गया। ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझें? ये वास्तव में एक सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। ये अनुच्छेद 21 से जुड़ा है, प्राण और देहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब कानून होना चाहिए और उसमें जो प्रक्रिया लिखी है उसका पालन होना चाहिए, बस इतना। हाँ, शाब्दिक अर्थ यही है कि कानून मौजूद हो और उस कानून में दी गई प्रक्रिया का अक्षरशः पालन किया गया हो। अमेरिका में तो कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ना, उसमें और इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये देखती है कि क्या प्रक्रिया का पालन हुआ, जबकि अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ये भी पूछती है कि क्या वो प्रक्रिया और वो कानून खुद ही उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत है। मतलब वो कानून की अच्छाई बुराई भी देखती है। तो भारत ने जापानी मॉडल क्यों चुना, ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं? शुरुआत में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी ड्यू प्रोसेस क्लॉज की जो व्यक्तिपरक व्याख्या हो सकती थी, उसकी आशंकाओं के कारण जापानी मॉडल को अपनाया। उन्हें लगा कि यह ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। डर था कि ड्यू प्रोसेस न्यायपालिका को बहुत ज्यादा शक्ति दे देगा, जिससे वो विधायिका के क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप कर सकती है। अच्छा। लेकिन यहाँ आकर्षक बात यह है कि समय के साथ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खासकर मेनका गांधी मामले 1978 के बाद अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ही कानून की उचित प्रक्रिया के तत्वों को समाहित कर दिया है। मतलब अब सिर्फ प्रक्रिया का पालन देखना काफी नहीं है? जी नहीं, अब न्यायालय न केवल ये देखता है कि प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि वो प्रक्रिया और कानून स्वयं में मनमाना, अन्यायपूर्ण या अतार्किक न हो। तो व्यवहार में आज भारत ड्यू प्रोसेस के सिद्धांत के काफी करीब आ गया है। अच्छा, तो दुनिया भर के संविधानों के इस पूरी यात्रा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? क्या ये कहना सही है कि भारतीय संविधान महज एक उधार का थैला है, जैसा कि कुछ आलोचक कह देते हैं? देखिए, ये आलोचना थोड़ी सतही लगती है और संविधान निर्माण की जो जटिल और गहरी प्रक्रिया थी उसको नजरअंदाज करती है। ये सच है कि हमने कई देशों से प्रेरणा ली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये अंधी नकल बिल्कुल नहीं थे। संविधान सभा ने हर प्रावधान पर गहन बहस की, उसे भारत की विशिष्ट जरूरतों, हमारी सामाजिक संरचना, हमारी विविधताओं और भविष्य की चुनौतियों के संदर्भ में परखा और फिर उसे अपनाया या उसमें जरूरी बदलाव करके अपनाया, नहीं कराया है। ज्ञान पर किसी का एकाधिकार नहीं होता। तो मतलब ये एक बहुत सोचा समझा चयन और अनुकूलन था। निश्चित रूप से इसे रचनात्मक अनुकूलन या क्रिएटिव अडेप्टेशन कहना ज्यादा सही होगा। संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के अनुभवों से सीखा, लेकिन जो अंतिम उत्पाद बना वो विशुद्ध रूप से भारतीय था। वो भारत की मिट्टी और लोकाचार में निहित था। हाँ, ये दिखता भी है। आप देखें ना, कैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली पर राष्ट्रपति को फ्रांस की तरह गणतांत्रिक प्रमुख बनाया,
अमेरिका से मूल अधिकार लिए पर साथ में आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व भी जोड़े जो सामाजिक न्याय पर जोर देते हैं। कनाडा से सशक्त केंद्र लिया पर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी अपनाई ताकि राज्यों की भी भूमिका रहे। ये विभिन्न मॉडलों का एक अनूठा मिश्रण है जो भारत की जटिल वास्तविकताओं को संबोधित करने के लिए ही तैयार किया गया था। वाकई हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो वैश्विक ज्ञान से पोषित तो है, लेकिन जिसकी आत्मा और पहचान पूरी तरह से भारतीय है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारों को मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण और स्थायी व्यवस्था बनाई जा सकती है। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, सोचने पर मजबूर करता है। इन तमाम वैश्विक प्रेरणाओं को देखते हुए आधुनिक भारत को आकार देने में कौन सा एक संवैधानिक विचार या प्रावधान आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगता है? ये एक मुश्किल सवाल है। कई प्रावधान बहुत अहम रहे हैं। या शायद हमें इस पर विचार करना चाहिए कि भारत का ये जो संवैधानिक प्रयोग है, जिसमें इतने सारे सफल वैश्विक विचारों का समावेश है, ये आज दुनिया के उन राष्ट्रों के लिए क्या सबक रखता है जो अपने लिए एक स्थिर और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। भारत का अनुभव निश्चित रूप से दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।